Hello everyone. In this video, we are going to talk about Unit 2 of the chapter Nationalism in India. ठीक है। तो इस यूनिट का अगर आप नाम देखोगे तो वो नाम क्या है? डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। अब यहाँ पे मूवमेंट की बात कौन से मूवमेंट की करी जा रही है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है। सो अब हम यहाँ बात क्या करेंगे? देखिए, हमने क्या जाना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत लोगों ने पार्ट लिया, लेकिन पार्ट लेने में भी जो लोग हैं वो अलग अलग सोशो इकोनॉमिक कंडीशन से आते हैं। सोशो इकोनॉमिक मतलब कि किसी की सोसाइटी जो है, हो सकता है उसके सोशल बैकग्राउंड अलग है, किसी का इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है, कोई अमीर है कोई गरीब है। तो कैसे डिफरिंग स्टैंड्स मतलब कैसे अलग अलग धागे यानी अलग अलग लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आके इस मूवमेंट के अंदर जुड़े, कैसे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को समझा, कैसे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, उनके दिमाग में आइडिया क्या था नॉन कोऑपरेशन का। हो सकता है कि कोई अंग्रेजों के एक रूल से परेशान था तो कोई दूसरे रूल से परेशान था, वो उस कॉन्टेक्स्ट में नॉन कोऑपरेट कर रहा था यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर पार्ट बन रहा था। ठीक है। तो इस सवाल का बैकग्राउंड क्या है? हाउ डू द एनसीएम अनफोल्ड, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, हाउ डिड द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। ये एक बैकग्राउंड क्वेश्चन है इसका, जो ये हम पार्ट पूरा पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो क्या है? द मूवमेंट इन टाउन्स। ये है आपका यूनिट 2 का सेक्शन 2.1। ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग में आप देख सकते हैं द मूवमेंट इन दी टाउन्स। ठीक है। मूवमेंट इन दी टाउन, सबसे पहला पोर्शन जो है वो है मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन के ऊपर। ठीक है। तो अगर अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके आपको दिखाऊं तो मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं। मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन में हम बात करते हैं अब। सबसे पहला क्या है? द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन से मूवमेंट शुरू हुआ था। क्या क्या इसमें हमने देखने को मिला कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स को, कॉलेजेस को, हेडमास्टर्स और टीचर्स जो इंडिया के थे, जो अंग्रेजों के स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाते थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये पहली चीज। उसके बाद council elections were boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to. ठीक है। मतलब क्या है कि आपने एनसीएम में देखा था कि लोग क्या बात कर रहे थे कि काउंसिल इलेक्शंस हमें बॉयकॉट नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक इकलौता ऐसा जरिया है जहां से हम ब्रिटिशर्स के साथ बैठ के उन्हीं के पार्लियामेंट में उन्हीं के खिलाफ बात कर सकते हैं, अपना एक रिप्रेजेंटेशन रख सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने जाना कि कांग्रेस के सेशन के अंदर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, हम काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट करेंगे और साथ ही साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सहमति देंगे। ठीक है। लेकिन मद्रास के अंदर, मद्रास यानी आज का चेन्नई, इसके अंदर जो आपकी जस्टिस पार्टी थी इसने पार्टिसिपेट फिर भी किया। क्यों? क्योंकि ये मानते थे कि ये सोशली जो है बैकवर्ड है। ठीक है। हम सब जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा करके एक डिवीजन था पहले सोसाइटी के अंदर। ठीक है। तो इनका मानना ये था कि ये जो पहले ब्राह्मण जो पॉलिटिकल पावर रखते थे, अब उसका जो काउंटर है वो ये कर पाएंगे। ठीक है। इन मद्रास। तो इन्होंने काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, बाकी सब ने बॉयकॉट किए। ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक इफेक्ट। अब इतना बॉयकॉट हो रहा है तो इकोनॉमिक इफेक्ट तो आएगा ही। ठीक है। मेरे गली में अगर एक दुकानदार है और अगर मैं सिर्फ उसका सामान खरीदने से मना कर दूं और बाकी लोग भी जुड़ के उसका सामान ना खरीदें, तो वो शॉप क्या है, उसका प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी। ठीक है। तो वैसे ही अंग्रेजों की भी एक तरह से दुकान ही थी। ठीक है। तो अगर लोग बॉयकॉट करेंगे तो उनकी दुकान भी बंद हो ही जाएगी। तो इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। इकोनॉमिक फ्रंट का मतलब ये है कि इकोनॉमिक इफेक्ट क्या थे। सबसे पहली चीज थी फॉरेन गुड्स जो थे उनको बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप्स को बेसिकली पिकेट किया गया। पिकेट का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर लूटपाट मचाई गई। ठीक है। और फॉरेन क्लॉथ जो है वो बर्न्ट इन ह्यूज बॉनफायर्स। ठीक है। द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ्ड बिटवीन 1921 एंड 1922, इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम रुपीज 102 करोड़ टू 57 करोड़, यानी 102 करोड़ से 57 करोड़। ये क्या है? ये है आपकी इंपोर्ट वैल्यू कि इंडिया ने अंग्रेजों से उस समय कितने का कपड़ा, कितने वैल्यू का कपड़ा पहले लेते थे, अब कितने वैल्यू का कपड़ा लेने लगे, यानी ऑलमोस्ट हाफ कर दिया इस अमाउंट को। ठीक है। इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। बहुत लोग जानते हैं कि जब अंग्रेजों का कपड़ा ही नहीं बिकेगा, जो ये 57 करोड़ हो गया है, अगर यही नहीं बिक रहा है तो मतलब क्या है?
माल खरीदने का मतलब ही नहीं है, तो वो फॉरेन गुड्स में ट्रेड ही नहीं करेंगे और फाइनेंस भी नहीं करेंगे फॉरेन ट्रेड को. As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textile mills and handlooms went up. इंडिया में पहले हैंडलूम का सिस्टम था. बेसिकली लोग हाथ से एक मशीन ऑपरेट करते थे जिससे कपड़ा बनता था. ठीक है. लेकिन अंग्रेज जो थे वो सिर्फ मशीन ऑपरेटेड कपड़े बेचते थे, तो जिसके मतलब से क्या था कि वो ज्यादा चीप था. ये फिर भी महंगा था, लेकिन लोगों ने क्योंकि वो बॉयकॉट कर दिया, तो अब इसका प्रोडक्शन जो है, इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया था. ठीक है. अब एक सवाल ये आया कि सॉरी, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है. व्हाई डिड इट स्लो डाउन, ये मूवमेंट एनसीएम का स्लो डाउन क्यों हुआ? तो एनसीएम का स्लो डाउन होने के बहुत सारे वैरायटी ऑफ रीजंस हैं. सबसे पहला रीजन क्या है कि खादी क्लॉथ जो हैंडलूम या एक्सेट्रा से बनता था, वो बहुत ज्यादा महंगा था. प्रोड्यूस मिल क्लॉथ, जैसा कि मैंने बताया, जो मशीन से बनेगा उसमें ह्यूमन एफर्ट कम है, तो मिल बोलते हैं उसको. उसका एफर्ट कम था. ठीक है. प्राइस भी कम था, और वो मास प्रोड्यूस होता था, तो उसका प्राइस और कम हो जाता था. लेकिन हैंडलूम वाला कपड़ा आप जानते हैं, हाथ से बनाने वाला आदमी कितने सारा ही बनाएगा. तो पुअर पीपल जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे हैंडलूम वाला कपड़ा, और खादी वाले कपड़े स्पेशली. ठीक है. खादी तो कितने दिन तक ही करेंगे, बोलते हैं ना कि भोजन बिना भजन ना होए. ठीक है. नेशनलिज्म से कितना ही पेट भरेगा. सिमिलरली, the boycott of British institutions posed a problem. For the movement to be successful, alternative institutions had to be set up so that they could be used in place of British ones. अब हमने ब्रिटिशर्स के कोर्ट्स, पोस्ट ऑफिसेज, ये सब बॉयकॉट तो किए थे, पर हमारे अपने कोई नहीं थे ऐसे अपने, लाइक इंडिजिनस इंस्टीट्यूशंस हमारे एग्जिस्ट नहीं करते थे. तो क्या फायदा उस चीज का? लोगों को एट द एंड कोई भी जरूरत होगी तो उधर ही जाना पड़ेगा. These were slow to come up. बहुत ही धीरे धीरे institutions हम अपने बना रहे थे. So students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back work in government courts. तो सब obviously lawyers जिन्होंने practice छोड़ी थी वो वापस आ गए, और ऐसे ये movement जो है slow down हो गया. तो यहाँ पे आपका ये वाला portion खत्म होता है, यानी section 2.1 खत्म होता है.